सैयद काजी साहब, आप क्या समझते हैं? और जैसे कि भी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इससे नबरदाजमा हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, डीलिंग टैक्टिक्स हैं, इन डीलिंग टैक्टिक्स पर आप क्या कमेंट करते हैं, आप कैसे देखते हैं? नेचुरली वो यही करेंगे। दूसरी बात देखें ना, हर कोई तो एक्सेस करता है। आप अगर हार्स ट्रेडिंग करते हैं तो वो भी एक्सेस होती है। फिर जब यहाँ कोई इतना फेयर तो सब कुछ चलता नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये कोई क्राइसिस आज ना शुरू हुआ है ना आज ख़त्म होगा, बल्कि आज ये और गहरा होगा, इंटेंसिफाई होगा और आगे बढ़ेगा। उसकी वजह ये है कि जो देखें ना, एक वर्डिक्ट आ गई है, उस वर्डिक्ट की एक फॉल आउट भी है क्योंकि आर्टिकल 69 के तहत जो फ्लोर क्रॉसिंग है उस पर कोई डिसीजन नहीं आया, लेकिन जो आपके स्पीकर हैं उन पर आ गया। फिर उसके बाद ये है कि अभी तो बड़ी यकजहती नज़र आ रही है आपको इन बेंचेस में। जिस दिन ये हुकूमत नहीं रहेगी उस दिन देखेंगे क्या होता है। जिस तरह कल हमें अहमद रजा कसूरी साहब कह रहे थे कि ये तो बिल्लियों को बांध लिया आपने उनकी दुम से, तो जब वो दूध का ककड़ाई आएगी तो फिर देखेंगे उधर क्या होता है। तो वी आर इन द मिडल ऑफ अ क्राइसिस। पार्लियामेंट, इलेक्शन, ये सब कुछ जो है ये इस क्राइसिस को मुझे रिजॉल्व करता नजर नहीं आता, बल्कि इसको मैग्नीफाई कर रहा है और इंटेंसिफाई कर रहा है। ये अब कहानी और बढ़ेगी। और अगर खान साहब ने ये फैसला कर लिया है कि वो 122-23 मेंबरान के साथ आके असम्बली में अपोजिशन करेंगे तो ये भी एक बड़ी रौनक वाला मेला होगा। और मैं समझता हूँ कि जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, कुब्बे नू लत रास आ जाएगी, क्योंकि इधर जो तमाशा लगेगा, ये जो हुकूमती बेंचेस में तमाशा लगेगा, वो भी बड़ा मंजर देखने के काबिल होगा। इसके साथ साथ जो बैकलैश आ रही है वो पब्लिकली वो भी हम देख रहे हैं, इदाराती भी देख रहे हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से भी देख रहे हैं। सोशल मीडिया पे जो एक तूफान और ऊधम मचा हुआ है वो भी रिफ्लेक्टिव है हाउ पीपल हैव रिसीव्ड ऑल दीज डिसीजंस एंड जो एक्शंस जो है वो भी आपके सामने है। तो इसको आप आज कहानी का इख्तिताम ना समझें, ये आगाज है कहानी का। एंड ऑन द टॉप ऑफ इट अ ह्यूज इकोनॉमिक क्राइसिस, रादर जो जिस तरह यूसुफ नजर एक नोटेड इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि एक इकोनॉमिक सुनामी है जो खुदा न खास्ता वतन अजीज की तरफ बढ़ रहा है। कई सब सवालात का आपने जिक्र किया, लेकिन एक और अहम जो नुकता है वो ये है कि अपोजिशन ने जो पीटीआई के मुनर्रिफ अरकान हैं उनके वोट ना करवाने का फैसला किया है। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं और क्या अभी भी कुछ सरप्राइज हो सकता है? क्योंकि अगर मुनर्रिफ अरकान को निकाल दें तो नंबर वही वाकई बचता है जो कि अभी असम्बली में मौजूद है, 178, 179। स्टिल पानी सर से गुजर चुका है या कोई उम्मीद अभी बाकी है? उम्मीद की देखिए, बात सुने, इमरान खान स्टेज, क्राइसिस वुड स्टे, इवन दे कम, क्राइसिस वुड। क्राइसिस यहाँ का माशी है, यहाँ मईशत का क्राइसिस है। ये लोग बहुत गलत करते हैं जी, यहाँ सियासी स्टेबिलिटी होगी तो फिर मईशत ठीक होगी। अरे भाई, मईशत ठीक हो तो सियासी, अमेरिका में इस वक्त इंस्टेबिलिटी है, सियासी लड़ाई है, वो उसने नथ डाल दी है अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के एक हिस्से को जो ट्रंप है। उसकी क्या वजह है कि इकोनॉमी बैठी हुई है। $20 ट्रिलियन के नोट छाप के उन्होंने इस बुरान से बचने की कोशिश की है, जिसकी वजह से रन वे इन्फ्लेशन है। जब नीचे मईशत गड़बड़ाती हिलती, वो बुनियाद में होती है। जब मईशत की बुनियादें हिलती हैं, ऊपर इक़्तिदार के ऐवान डोलना शुरू कर देते हैं। ये वाइस वर्सा है, ये बिल्कुल पुरानी रिजेक्टेड थेरीज हैं। ये लॉजिकल पॉजिटिविज्म की सियासत आपकी ठीक हो जाए तो ठीक हो जाएगी। और मईशत जिसकी, किसी घर की मईशत ठीक ना हो तो उसके आपस में लोगों के रिश्ते कैसे ठीक होते हैं? मुझे बताएं। जहां पता हो कि 2 बंदों की रोटी या 5 खाने वाले हैं तो वो ऊपर से आप सियासी तौर पे ठीक कर लेंगे उसको? नो, दिस इज अ वेरी रॉन्ग नोशन। तो ये मसला है, इकॉनमी है, और ऊपर से आपने इस इकॉनमी को ठीक कराने का जो तरीका है वो ये है कि जिस तरह जड़ी बूटियों से कैंसर का इलाज होता है, अब ये करेंगे, मिफ्ताह इस्माइल साहब करेंगे, जिनके बारे में इस मुल्क की टॉप शख्सियत ने कहा था कि उन्होंने, टॉप शख्सियत में नहीं, उन्होंने साफियों को सामने बिठा के कहा था कि मिफ्ताह इस्माइल साहब ने मुझे कहा कि हम जो मईशत के साथ करके जा रहे हैं, हमें हुकूमत मिले भी तो हम नहीं लेंगे। 2018 में उनको कोट करने वाले इस मुल्क के सबसे मोतबर और आला तरीन शख्सियत है। मैं उनका नाम नहीं लेता क्योंकि साफियों के सामने उन्होंने बात की थी। अब वो इसको आगे ठीक करेंगे। इनसे एक साफी ने सवाल किया था कि आप कहते हैं मईशत बर्बाद है, आपके मुनाफे तो बढ़ गए हैं, तो खामोश होकर गड़बड़ा गए। So this is the situation. It's not easy. It is complex. It will unfold and we'll see what happens. जी, वैसे क्या आप समझते हैं जो लोग इस तरीके से अपनी पार्टी से बदलने, मैं क्रिकेटिंग टर्म यूज़ करूंगा क्योंकि कप्तान हमेशा क्रिकेट की बात करते हैं, जब भी किसी खिलाड़ी को अप्रोच किया जाता है, किसी भी खिलाड़ी को फिक्सिंग के लिए अप्रोच करता है, तो मैसेज भी करे तो उसने रिपोर्ट करना है फ़ौरन। अगर रिपोर्ट भी नहीं करेगा तो कार्रवाई होगी। तो आप क्या समझते हैं कि सियासत में भी इस तरह का कोई कल्चर आना चाहिए कि यहाँ पर भी कोई रिपोर्ट करे जब कोई आपको अप्रोच करे? इस तरह के इल्ज़ामात ही चलते हैं, हम हमेशा देखते हैं इसी पर बातचीत चलती है, तो ये सिलसिला इसी तरीके से रुक सकता है?
उन्होंने क्या फरमाया मैं सुन नहीं उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अपोजिशन के बेंचेस में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत को मशवरा दिया कि आपने घबराना नहीं है, हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। देखें, एक तो मैं एज फार एज आई रिमेंबर एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो पीटीआई के टिकट पे इलेक्ट हुए थे। जी जी। तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि अखलाकियात की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रही हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी, और सियासत तो वैसे ही जो है उसमें ये बड़ा तहलका मच जाता है, कोई अखलाकियात की बात भी कर ले। भाई आप रिज़ाइन करें, सीट छोड़ें और जाके दूसरी उधर से आएँ। तो मेरे ख्याल में ये इट्स वेरी वेरी ये वो हमारे रोल मॉडल्स हैं, ये हमारे रोल मॉडल्स हैं। हमारे बच्चे देख रहे हैं, क्या हम अपने बच्चों को सिखाएंगे बेटा तरक्की यानी आपने सच बोलना है, आपने जो है वो बदयांती नहीं करनी और फिर ज़िंदगी भर खजल होना है, क्या हम अपने बच्चों को क्या बताएं? बिल्कुल देखना कि अगर ये कल्चर है और इस तरह से है, ठीक है, आप उसको इमरान खान साहब को चाहिए कि वो जाएं अपना, अगर वो वोटिंग करवाएं और ये जो है ये अब ये बात तय है, इसको मैं किसी को मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहरा रहा कि 50-100 अरब रुपया लगाओ और असेंबली को भेज दो, क्योंकि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना इस पर कोई तहकीक हुई है। 5 को छोड़ें, बिका हुआ है मुल्क, ये बाहर से वो कर रहे हैं, अब उसका तो सबूत नहीं है। वैसे वो सबके कॉमन नॉलेज में ही है हम कितने खुद मुख्तार हैं। बिल्कुल। मेरे साथ एक अमेरिकन डिप्लोमेट बैठी थी, तो वो मुझे कहने लगी कि माशाल्लाह आप तो बड़े सावरन मुल्क है। मैं कहा खुदा न खास्ता हमारे ऊपर इल्ज़ाम ना लगाएं कि हम बहुत सावरन मुल्क। तो खैर ये अलग बात है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये अब कौन कौन से हम प्रेसिडेंट सेट करें। बिल्कुल, ये लोग जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं इस हुकूमत की, उसको ख़त्म करेंगे, अपने ऊपर बनाए गए मुकदमात ख़त्म करेंगे। एक बात तो बिलावल साहब ने वाजे कर दी, ईवीएम को RTS प्लस उन्होंने करार दिया, तो अब ईवीएम तो नहीं रहेगी। देखिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का छोड़ें, हमें पता है अपनी अपनी फील्डिंग सेट की जाएगी। इनकी ब्यूरोक्रेसी डिवाइडेड है इस मुल्क की। हमें पता चलता है कि ये जी PTI का प्रो PTI है, ये प्रो मुस्लिम लीग नून है, ये प्रो पीपल्स पार्टी है, ये तय है। आपके हाँ जो डिवीजन हो चुकी हैं वो यही हैं, ठीक है। इसलिए आज वो गए हैं कि जनाब इनको ना हटाया जाए, IG को, और इसको ना हटाया जाए। तो ये एक ना इस तरह की पॉलिटिक्स यहाँ होगी यार, जिस तरह पूरा एक ख़ानदानी निज़ाम, जिस तरह भट्टी साहब भी अभी कह रहे थे, तो वो फील्डिंग सेट की जाती है। भट्टी साहब ने इस पर बहुत बहुत स्टोरीज दी हैं। यहाँ प्लाटों पे जो है वो 1600 वोट एक खाली प्लाट पे बने हुए हैं। यहाँ एक ऐसी खबर भी आई कि एक भट्टी साहब को मैं कोट करता हूँ, मैं उनका फ़ैन भी बड़ा हूँ, कि एक कुछ पार्टियों में तो धांधली सेल बने हुए हैं और उन पे, तो ये इसलिए ये ना हमें खेल बेचा जाए कि अवाम की कोई विल आपकी रिफ्लेक्ट नहीं होती। मैं आपको बताऊं, ये पहले ही फर्स्ट पास दी पोस्ट निज़ाम है। मतलब मैं आपको मोदी की मिसाल देता हूँ। मोदी ने टोटल जो वोट है 90 करोड़, उसमें से 23 करोड़ वोट लिया। जो पोल हुआ उसका 38.8% लिया, उसकी 2/3 मेजॉरिटी ऊपर भी और नीचे भी। लिहाजा ये जो होता है ना, ये रूलिंग क्लासेस मैनेज करती हैं। इन्होंने उन्हें बोर्ड जमहूरियत का लगा रखा है, यानी अपनी जमहूरियत ही बचा। यार जमहूरियत क्या है पीछे? अब मोदी जो है उसका बैंक रोल कौन कर रहा था? अदानी कर रहा था, अंबानी कर रहा था, मित्तल कर रहा था, जिनके जहाजों में वो आ जा रहा था। यहाँ भी जहाजों की कहानियां होती हैं। तो ये पीछे जो बैठे होते हैं ना मोटे मोटे सेठ, ये इन्होंने हमारी जमहूरियत ले ली है, हमने बाजियाब करवानी है, हमने वापस लेनी है इनसे। ये मसला है। इलेक्टोरल रिफॉर्म मेरे मफाद में हो जाएंगी तो ठीक है, मेरा AC लाओ, मेरा बंदा लाओ, क्योंकि उसकी क्या वजह है? आप चले जाएं छोटी छोटी। पिछले मैं एक MNA की कहानी पढ़ रहा था, मैं नाम नहीं लेता, वो पता चला जी उनकी हुकूमत दाएं बाएं हुई तो उनके पता नहीं कितने एकड़ उनके फ्रंट मैनों से जमीन जो है इधर जनूबी पंजाब में वो करवाएगी बाजियाब। जमहूरियत क्या है? लेट इट गेट आउट ऑफ द कब्जा ग्रुप्स एंड ब्रिंग इट टू द मैसेज एट लार्ज। इसको आपने खेतों खलियानों से, गलियों से लेके, ड्राइंग रूमों से लेते हुए आप लंदन और वाशिंगटन DC ले गए हैं। तो हमारा क्या है जमहूरियत में यार? मुझे बताएं। मैं लड़ सकता हूँ इलेक्शन, आप लड़ सकते हैं इलेक्शन, मुझे बताएं। तो है ही कोई नहीं कहानी। आप जिस वक्त तक आपके पास 25-30 अरब रुपया फालतू ना हो और फिर आपने 25-30 निकालना भी है अंदर से, दिस इज अ वेरी, ये तकलीफ दे रियलिटी है और इससे कोई भी इनकार नहीं करता। तो जब तक आप काले पैसे के सराहियत को इससे नहीं निकालते, मिसाल के तौर पर मैं नाम नहीं लेता, कल मुझे एक कारोबारी बंदे मिले, अच्छा, उन्होंने मुझे बताया कि फलां महल जो फलां सियासतदान को फलां बंदे ने जो तोहफे में दिया था, उसमें सिर्फ जो हैंड निटेड कारपेट थे उनकी तादाद 260 थी। अच्छा, मैंने वो बंदा क्योंकि कारपेट इंडस्ट्री का था, अच्छा, तो मैंने कहा अच्छा यार, मैंने कहा आपको कैसे पता है? तुम गिन के आए हो? कहते नहीं, वो जिथों उन्होंने जहां से उन्होंने खरीदे हैं वो मुझे पता चला। अच्छा। तो अब ये हालत है कि जब बड़े बड़े टाइकून आपको महल तोहफे में देते हैं तो आपका क्या ख्याल है कि वो आपकी मोहब्बत में देते हैं या किसी नजरिए की वजह से देते हैं? देन दे गेट बैक द फेवर्स।
यही हो गया डेमोक्रेसी के साथ। क्योंकि अमेरिका की डेमोक्रेसी में देखे 70% फंडिंग आती है कारपोरेट सेक्टर से। कोई माइकल लाल एक कानून नहीं बना सकता अमेरिकी अवाम के हाथ में, बना के दिखाए। बिल्कुल। तो ये इसलिए प्रॉब्लम ये है कि आज इसको हमने बाजियाब करवाना है, मगर इसकी कोई बात ही नहीं हो रही। ये हो रहा है, आइन ये कहता है एनू ले आओ, किसी भी ले आओ, असी तो मारे ही जाना है। पर ये है, ये इश्यूज हैं, इनको सियासत में कोई भी नहीं लेके आ रहा, क्योंकि यहाँ की वर्किंग क्लास की कोई रिफ्लेक्शन, कोई नुमाइंदा नहीं है हमारी सियासत में। एक पीपल्स पार्टी थी, वो भी सरमाए की विकेट पे चलेगी शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के पीछे पीछे।